नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है। और पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। इनके अंदर थे भौतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। तो इसी क्रम में हम आगे शुरू करेंगे इसमें। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक एक लाइन क्लियर की हुई है, समझाया हुआ है। तो आप इसके अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी एग्जाम के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि। देखो, जनसंख्या वृद्धि जो है, वृद्धि दोनों मायने में हो सकती है। जनसंख्या जो है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। जब भी परिवर्तन होता है जनसंख्या में तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। जैसे भारत के अंदर जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जो जनगणना होती है और प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है हम इसके जनसंख्या वृद्धि की गणना भी करते हैं। अब इसको मैं समझा दूं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होती है। अगर किसी क्षेत्र में मान लो कि आज जो है उसमें 10 लाख जनसंख्या एक क्षेत्र में, लेकिन उससे एक साल पहले उस क्षेत्र में थी 5 लाख जनसंख्या, तो वृद्धि कितनी हुई? 5 लाख की क्या हुई? इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अभी इस क्षेत्र में 10 लाख है और उसमें जो है पिछले साल अगर जनसंख्या 15 लाख थी तो इसमें जो है 5 लाख की कमी हुई। तो ये जो है ये आ गया हमारा धनात्मक और ये आ गया हमारा ऋणात्मक। यानी ये जो है 5 लाख की कमी हुई लेकिन यहाँ पर 5 लाख की वृद्धि हो गई। तो यही हो गया हमारा धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन। यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो होगा धनात्मक, जनसंख्या घटेगी तो वो होगा हमारा ऋणात्मक। जनसंख्या वृद्धि को जो है वो हमेशा प्रतिशत में हम नापते हैं, प्रतिशत में उसको अभिव्यक्त करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए 3 घटक इंपॉर्टेंट है। एक तो है जन्म दर, मृत्यु और प्रवास। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने पर यानी उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या होगा? वृद्धि होगी। मृत्यु होती है तो जनसंख्या में क्या होगा? कमी होगी। लेकिन जब प्रवास की अगर बात करते हैं, प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना, ये हमारा प्रवास कहलाता है। अगर एक स्थान से जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहा है तो जहां से जाता है उसे कहते हैं उद्गम स्थान, और जहां पर जाके वो बस जाता है उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। तो उद्गम स्थान पर जनसंख्या कम हो जाएगी और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो ये 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम जो है जन्म दर के बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म दर क्या होती है? जन्म दर है उसको हम जो एक रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या से। यानी कि प्रति 1000 जो स्त्रियां हैं वो जो बच्चों को जन्म देती हैं तो वो हो गया हमारा क्या? जन्म दर कहलाता है। और जन्म दर को नापने के लिए जो है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म यानी कि जो जन्म लिए गए जो बच्चे हैं वो, और किसी क्षेत्र विशेष में जन्म की मध्यम जनसंख्या। मान लो अगर 2020 और 21 में अगर हम देखें, 2020 और 21 में इसके मध्य में जो समय होगा उस समय जनसंख्या कितनी थी वो हम यहाँ पे लेंगे और ऊपर लेंगे जो जीवित जन्म लिए बच्चे हैं वो गुणा में 1000, क्योंकि हम 1000 स्त्रियों पर ये नापते हैं। नेक्स्ट है मृत्यु दर। मृत्यु दर की अगर बात करें तो मृत्यु दर जो है वो भी हम 1000 पर ही नापते हैं, पर वो है किसी विशेष क्षेत्र में
किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, यानी 1000 व्यक्तियों में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, वो हम हो गया मृत्यु दर के अंतर्गत नापते हैं। तो इसमें हो गया किसी विशेष क्षेत्र में मृतकों की संख्या, कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो, बटे में वही मध्यम जनसंख्या लेंगे, जो अनुमान जो वर्ष होगा उसके अनुमानित मध्यम जनसंख्या होगी, और गुना में इसको 1000 से इसको गुणा कर देंगे, तो इसका हमारा मृत्यु दर जो है वो निकल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा प्रवास। हमने जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया, अब हम देखेंगे प्रवास। तो प्रवास मैंने बताया, प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाके बस जाना, यानी ये जो है ये हो गया हमारा क्या, अगर मान लो जनसंख्या यहाँ से और जगह जा रही है तो ये हो गया हमारा क्या, उद्गम स्थान, और ये वाला हो गया हमारा क्या, गंतव्य स्थान। तो ये कहलाता है हमारा प्रवास। इसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, आप समझ सकते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं यानी जाते हैं, पलायन करते हैं, तो वो उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान से आगमन करते हैं, जिस स्थान में आगमन या जिस स्थान पर जो पहुंचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। तो प्रवास जो है वो हमारा अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, और मौसमी भी हो सकता है। ये तीनों जो है दशाओं में हो सकता है। तो प्रवास की अगर हम एक प्रवृत्ति की बात करें तो गांव से गांव में हो सकती है, गांव से नगर में लोग जो है जाते हैं, और नगर से नगर में जाते हैं, नगर से गांव के अंदर भी जाते हैं। तो एक जो क्वेश्चन जो है वो काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है, मैं आपको यहीं पे क्लियर करता हूँ ये चीज के लिए, कि सबसे अधिक प्रवास जो है वो किस आधार पर होता है, सबसे अधिक प्रवास जो है वो किस प्रवृत्ति में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रवास है वो होता है हमारा, जो अगर पुरुषों की बात करें तो वो है हमारा गांव से नगरों की ओर होता है। लेकिन अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों का जो प्रवास है वो हमारा जो है गांव से गांव में अधिक होता है, और सबसे अधिक प्रवास जो है वो स्त्रियों का होता है, ना कि पुरुषों का होता है। तो कारण ये है कि स्त्रियां जो होती हैं, लड़कियों की जब शादी होती है, शादी के बाद को उनको उनको जो है अपने ससुराल में जाना पड़ता है, ससुराल में जाते हैं, और ससुराल में जाते हैं तो उनको जो है वो प्रवास सबसे ज्यादा, इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रवास होता है वो होता है महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले। आप्रवास और उत्प्रवास, ये दो प्रकार हैं प्रवास के। तो अप्रवास हो गया जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, जैसे अगर मान लो जैसे बताया मैंने उद्गम स्थान गंतव्य स्थान, तो उद्गम स्थान से जाते हैं, ये हो गया हमारा क्या, अप्रवास। और गंतव्य स्थान पर कहने वाले कहलाते हैं हमारे उत्प्रवास। नेक्स्ट आगे, प्रवास को प्रभावित करने वाले कार्य, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि लोग जो हैं वो प्रवास क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसके दो कारण है, पहला है हमारा प्रतिकर्ष कारक, और दूसरा है हमारा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोग किसी मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे अगर मान लो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रहन सहन की बहुत ज्यादा जो है स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा निम्न दशाएं हैं, या फिर जो है वहां दंगे हो रहे हैं, राजनीतिक उपद्रव हो रहे हैं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, आपस में जो है वो लोग जो हैं वो एक दूसरे को अगर मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर जो है वो पलायन करते हैं। या फिर जलवायु जो है उनके अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक विपदा आ जाती है, कोई भूकंप है, कोई अगर मान लो बाढ़ आती है, सुनामी आ जाती है, या फिर कोई महामारी उत्पन्न हो जाती है, या सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन हो, वहां पर जो है वो सामाजिक रूप से दबाव हो अगर लोगों पर, तो यानी किसी मजबूरी में अगर जा रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रतिकर्ष कारक। यानी वो कम आकर्षित होते हैं, दूसरे स्थान कम आकर्षित कर पाते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी के कारण जाते हैं। दूसरा है हमारा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक होते आकर्षित होके जाते हैं दूसरे स्थान पर। जैसे अगर रोजगार मिल रहा है लेकिन बेहतर अवसर चाहता है, वो चाहता है इससे भी अच्छा रोजगार मिले, उसके लिए रहन सहन की अच्छी दशा के लिए,
या रहन सहन जो है वहां पे ठीक कर रहा है, लेकिन उसको और बेहतर चाहिए उसके लिए, या फिर जो है शांति के लिए, या जीवन मतलब अच्छा जो है जीवन जीने के लिए, या फिर जो है संपत्ति और अनुकूल जलवायु के लिए जाता है। तो गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। तो ये जो है हमारे अपकर्ष कारक हो गए, जो कि वो आकर्षित होकर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या की प्रवृत्ति। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति अगर देखें तो समय के साथ जनसंख्या में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। जनसंख्या में अब जो है लगभग 700 करोड़ जनसंख्या है पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरी पृथ्वी पर। तो इसे पहुंचने में जो है काफी लंबा समय देखने को मिला, काफी लंबा समय लगा है। प्रारंभिक कालों में विश्व में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। शुरू में जो है जनसंख्या बहुत कम बढ़ी, बहुत मंद गति से बढ़ी, लेकिन कुछ ही समय में जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा जो मात्रा में बढ़ गई। लगभग 8000 से 1200 वर्ष पूर्व की बात करें तो उस समय कृषि का उद्भव हुआ था। कृषि का उद्भव जो है प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो है उस समय पर जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद थी। मोटे तौर पर 80 लाख के आसपास। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, बहुत कम थी। यहाँ लगभग जब शुरुआत हुई थी, जब मनुष्य कृषि करना सीखा था, उस समय 80 लाख थी। लेकिन ईसा की पहली शताब्दी की बात करें तो लगभग 30 करोड़ से भी कम जो है आंकी गई है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। तो यहाँ से 16वीं और 17वीं शताब्दी से विश्व व्यापार जब शुरू हुआ, एक दूसरे के देश से जब आदान प्रदान होने लगा व्यापार का, उस समय जो है जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। और उसके बाद और ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि होने लगी जिस समय पर औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरू हुई। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। 500 वर्ष में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या जो है 4 गुना बढ़ी है। ये तथ्य हमें याद रखने हैं। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या से जुड़ जाते हैं। अगला है एक अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या के दुगना होने की अवधि। ये अनुमान लगाया हुआ है सभी देशों पर, या फिर जो है विश्व की जनसंख्या किस प्रकार जो है वो दुगनी होगी, कब होगी। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। शुरुआत की बात करें तो 1 करोड़ होने में जनसंख्या को पूरे विश्व की 10 लाख वर्ष लग गए। लेकिन अगर हम 5 से 6 अरब की बात करें जनसंख्या होने में, तो वहां पर 12 वर्ष का ही समय इनको लगा। क्योंकि जब जनसंख्या अधिक होती है और वहां थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो वृहत स्तर पर जनसंख्या बढ़ती है काफी तेजी के साथ। विभिन्न प्रदेशों में उसकी जनसंख्या के दोगुना होने की अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अगर हम यहीं पर देखें तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष लगे थे, लेकिन अगर आपकी बात करें 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा है, तो जनसंख्या दुगनी होने में अधिक समय नहीं लगेगा। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दुगनी करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि काफी जल्दी हो रही है, काफी तेजी से हो रही है, लेकिन विकसित देश में जो है विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत मंद गति से हो रही है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, वही बात है इसमें दोहराई गई है कि जो विश्व जनसंख्या की बात करें तो अगर दोनों विकासशील देश और विकसित देशों की तुलना में देखें
तो विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। वो ऋणात्मक सहसंबंध इसलिए पाया जाता है, अगर हम देखें तो विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है और वो कम विकसित है। तो वहां पर क्या है, विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन आर्थिक स्तर जो है वो कम है जनसंख्या के मुकाबले अगर देखा जाए। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। अब जनसंख्या जब परिवर्तित होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, यानी कि विकासशील देश की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि जो है वो अपेक्षित है, होती भी है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। धीरे धीरे अगर बात करें, जैसे जैसे क्या जनसंख्या बढ़ती है काफी सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होने लगती है, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं हैं, महामारी की समस्याएं हैं, क्योंकि स्वच्छता नहीं हो पाती और वहां पर जो है वो संसाधनों पर अधिक भार होने लगता है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। जनसंख्या कम होती है तो भी जो है समस्या है, जनसंख्या अधिक होती है तो भी चिंता का विषय है। यानी दोनों ही स्तर पे अगर देखें, जनसंख्या बढ़ेगी तब भी समस्या है, जनसंख्या घटेगी तब भी जो है वो समस्या होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करें भारत के संदर्भ में तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो 1.64% की गई है पिछले दशक के अंदर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो 1929 में एक वैज्ञानिक थे, वो थे W.M. थॉमसन। W.M. जो है थॉमसन ने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के आधार पे एक अनुमान था कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो किस स्तर पर हो रही है अगर सभी देशों की बात करें। तो एक अनुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया गया और ये जो है एक ग्राफ के आधार पर इसको समझाया गया कि जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर तीन अवस्थाएं जो हैं वो थॉमसन ने दी थी 1929 में। उसमें है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में बताया कि अगर ये ग्राफ की बात करें, ऊपर वाली लाइन है ये जन्म दर है और ये नीचे वाली लाइन है ये मृत्यु दर है। अब ये दोनों लाइनों की बात करें तो यहाँ पर जो पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। जन्म दर मृत्यु दर की बात करें दोनों ही उच्च थी, पर यहाँ बैलेंस बना हुआ था। जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या भी अधिक होती थी तो मृतकों की संख्या भी अधिक होती थी, तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होती थी। दूसरी अवस्था जो है यहाँ पर जन्म दर जो है वो तो मंद गति से जो है कम होती है, लेकिन मृत्यु दर में काफी ज्यादा गिरावट आती है, जिसकी वजह से जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। तीसरी अवस्था के अंदर जन्म दर भी काफी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी काफी कम हो जाती है और ये तीसरी अवस्था कहलाती है। तो आइए हम तीनों अवस्था को उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या है। और ये जो सिद्धांत है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका, इसकी अवस्थाएं, प्रथम अवस्थाएं, द्वितीय अवस्थाएं, तृतीय अवस्थाएं, तीनों। तो प्रथम अवस्था, इसमें जो है बताया मैंने अभी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों होती है। उच्च जन्म दर जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जो होती है गरीब परिवार के लोग होते हैं, इतने संपन्न नहीं होते और वहां पर जो है उन्हें शिक्षा का इतना अच्छा स्तर नहीं होता, जिसकी वजह से वो जागरूक हो, जिसकी वजह से वो आने वाले भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होती है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, यानी जन्म दर काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर भी उच्च मात्रा में होती है और मृत्यु दर इसलिए उच्च मात्रा में होती है क्योंकि महामारी के कारण, क्योंकि शिक्षा का अभाव तो होता है, लेकिन साथ साथ में जो है वहां पर चिकित्सा सुविधाएं भी बेहतर नहीं हो पाती और जो बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों की मृत्यु काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर इस चक्कर में जो है जनसंख्या वृद्धि काफी कम होती है क्योंकि मृत्यु दर भी अधिक होगी और जन्म दर भी अधिक होगी।
तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा काफी कम मात्रा में देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत निम्न होता है और लगभग सभी देश जो है 200 वर्ष पूर्व इसी अवस्था में थे और ये पिछड़े देशों की व्यवस्था को दर्शाती है पहली अवस्था। दूसरी अगर अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था जो है यहाँ पर जो जन दर है वो तो उच्च रहेगी, लेकिन मृत्यु दर में क्या होता है धीरे धीरे कमी आती है और कमी आने की वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि मृत्यु दर में जो है काफी ज्यादा कमी आती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाती हैं, स्वच्छता में सुधार आता है, लेकिन जन दर जो है वो ज्यादा रहती है जिसकी वजह से क्या मृत्यु दर और जन दर में गैप हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलती है। तीसरी अवस्था में जन दर जो होता है ये भी कम हो जाती है, मृत्यु दर है ये भी घट जाती है, दोनों जो है कम हो जाती है जिसकी वजह से जनसंख्या जो होते हैं स्थिर हो जाती है और या फिर जो है मंद गति से बढ़ती है। कारण है कि यहाँ पर नगरीकरण बहुत ज्यादा होता है, लोग शिक्षित हो जाते हैं और यहाँ पर तकनीकी का विकास काफी ज्यादा, यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी का विकास काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इसलिए जो है जनसंख्या में नियंत्रण देखने को यहाँ पर मिलता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखो जनसंख्या नियंत्रण के तो वैसे बहुत सारे उपाय हैं। जनसंख्या को कम करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है परिवार नियोजन। परिवार का जो है नियोजन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो है सारी व्यवस्था परिवार के लिए करते हैं और परिवार अगर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। परिवार जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा अधिक सक्षम देखने को हमें मिलता है अगर हम रेशो निकालें तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि बच्चों के जन्म जो है वो कम हो, इसके अलावा उसके बीच में अंतराल होना चाहिए बच्चों के जन्म में। नेक्स्ट है प्रचार। लोगों को प्रचार करना चाहिए लोगों के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण करने के क्या क्या फायदे हैं और जनसंख्या वृद्धि होती है उसके क्या क्या नुकसान है। गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे जो है जनसंख्या नियंत्रण के हमारे उपाय हैं। एक आगे एक चीज और देखते हैं। थॉमस माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था, वो जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये बताया कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की संख्या में अधिक तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमारी गुणात्मक होती है, जैसे 2, 4, 8, ठीक है 16, तो इस तरह जो है जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, गुणात्मक होगी। लेकिन अगर हम खाद्य आपूर्तियों की बात करें तो खाद्य आपूर्ति है वो हमारी इस तरह देखने को हमें मिलती है। यानी ये जो है हमारी जनसंख्या वृद्धि गुणात्मक होगी, लेकिन ये जो खाद्य आपूर्ति है मात्रात्मक होती है। इसकी वजह से एक समय ऐसा आता है जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, तो वहां पर अकाल, बीमारी और युद्ध जैसी स्थिति देखने को हमें मिलती है बाद में जाके। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर अगर आप ढंग से वीडियो देखेंगे तो इसके आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे पहले की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे जो वीडियो बनाई है, जितने भी चैप्टर जो हैं वो पढ़ाए हैं या आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ एक एक लाइन को, जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं और जिसपे और लोगों को बेनिफिट मिल सके और बच्चों को बेनिफिट मिल सके, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।